स्टूडेंट कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखी होगी। चलिए ओके, गॉड ब्लेस यू, वर्क हार्ड, ये भी ज़रूरी है। साथ साथ आज भी हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पेशली एनिमल्स और प्लांट्स की बात तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम एनिमल्स के हवाले से बात करेंगे। हाउ दे कैन रेगुलेट देमसेल्व्स, हाउ दे अडॉप्ट देमसेल्फ इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब यहाँ तीन तरह के इन्वायरमेंट पे बात करेंगे। पहला इन्वायरमेंट है मेरीन इन्वायरमेंट, दूसरा है दैट इज फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट और थर्ड है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरीन इन्वायरमेंट। मेरीन इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहां पर हाई साल्ट कंसंट्रेशन होती है, हाई सोल्यूट कह लें आप। अब हम देखेंगे कि ऐसे इन्वायरमेंट में जहां बाहर जिस इन्वायरमेंट में एनिमल रहते हैं, उस बाहर के इन्वायरमेंट में जब साल्ट सोल्यूट ज़्यादा हो तो जो एनिमल्स हैं वहां पर वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करेंगे? अगर वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव। देयरफॉर हम यहाँ देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स की टाइप है और एक वर्टिब्रेट्स की टाइप है। जी, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इनवर्टिब्रेट्स में जेलीफिश, हाइड्रा, ओबेलिया, और वर्टिब्रेट्स में हैगफिश का जिक्र किया था। ये सारे क्या हैं? ये हैं ऑस्मोकन्फर्मर्स। इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो बाहर के साथ आइसोटोनिक रहता है। अब यहाँ कुछ कैटेगरीज मैं आपको समझाऊंगा एनिमल्स की। पहली बेटा कैटेगरी यहाँ पर जो मेन बताई गई है वो है कार्टिलेजिनियस फिश। ऐसी फिश जो हैं वो कैसे अपने को अडॉप्ट करती हैं? क्योंकि इनके अंदर साल्ट का लेवल लो होता है, बाहर चूंकि हाई होता है, तो अब क्या करेंगी? सच फिशेस दे ड्रिंक कंटिन्यूसली सी वाटर, वो मसलसल सी वाटर ड्रिंक करेंगी। तो ज़ाहिर बाहर का इन्वायरमेंट साल्टी है, तो बाहर से पानी के साथ साल्ट अंदर आएगा, तो उनकी बॉडी के अंदर चूंकि साल्ट का लेवल लो है तो वो लेवल क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। तो नियर अबाउट उनके बाहर के और अंदर के बैलेंस होगा, करीब होगा, दस दे कैन सर्वाइव। लेकिन एक पॉइंट सोचना है आपने, चलिए वो मुसलसल पानी पी रही हैं, दे इनटेक सॉल्ट, ओके राइट। लेकिन अब देखिए जब उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा तो उनके अंदर जो साल्ट सॉल्यूट बढ़ेगा तो क्या उसका लेवल अंदर बढ़ नहीं जाएगा? यस, ऐसे ही है। उसका क्या हल है? वो क्या कैसे अडॉप्ट करती हैं? तो ऐसी फिशेस जो हैं वो मुसलसल पानी पिएंगी और साथ साथ अपना वेस्ट एक्सक्रीट करेंगी, ताकि एक्स्ट्रा साल्ट जो है वो उस एनवायरनमेंट में ऐड करती जाए। उसका हल क्या है? ऐसी फिश के अंदर खुदा की जात ने इनको खास किस्म के ग्लैंड्स दिए हैं, उन्हें कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। क्या है? रेक्टल ग्लैंड्स। और ये जो रेक्टल ग्लैंड्स हैं, दीज रेक्टल ग्लैंड्स ये साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं। ओके, ये साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं और इन ग्लैंड्स के थ्रू जो है साल्ट वो एक्सक्रीट होता है आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर। इसके अलावा ये जो फिश हैं इनमें किडनीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं टू रिमूव द साल्ट्स, और गिल्स जो इनके एपिथेलियल गिल्स हैं वहां से भी साल्ट जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट में एक्स्ट्रा एक्सक्रीट होगा। बेटा ये पहली कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब ये साथ साथ नोट करते जाइएगा। सेकंड पॉइंट है अदर फिशेस का एक ग्रुप है, इसके बारे में समझिएगा। दे नॉट मेंटेन बट दे हैव लो सोल्यूट। इन्होंने तो मेंटेन किया पहले फिशेस ने ड्रिंक करके वाटर, बट ये जो कैटेगरी है दे हैव लो सोल्यूट, दे नॉट ड्रिंक वाटर, देन हाउ दे कंपनसेट?
कुदरती तौर पर इन फिश के अंदर एक और केमिकल होता है, ये खुद से एक केमिकल प्रोड्यूस करती है, उसे बोलते हैं यूरिया। और यूरिया चूंकि एक तरीके से सल्यूट यूरिया का लेवल बढ़ेगा तो इनके अंदर का लेवल बाहर के लेवल के इक्वल हो जाएगा। बट एक पॉइंट लिखा गया है और बताया गया है बुक के अंदर भी, इफ यूरिन हाई लेवल, द हाई लेवल ऑफ यूरिया इज हाईली टॉक्सिक, देन ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा, बहुत डेंजरस हो जाएगा उन फिशेस के लिए। तो इसकी रेमेडी क्या है? उसके लिए इन फिश के अंदर एक और केमिकल बनता है नेचुरली, वो है ट्राइमिथाइल अमाइनिक साइड या TMAO। अगर हम स्कूल में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लें कि विच केमिकल न्यूट्रलाइज बैलेंस द यूरिया, तो उसका जवाब है ट्राइमिथाइल अमाइनिक साइड इज अ केमिकल। In case of high level of urea if produced, then this chemical balance the urea. That's the answer. Okay. बेटा एक और कैटेगरी है बोनी फिशेज। ये जो बोनी फिशेज है इनके बारे में बात बताता चलूं। ये बिलीव किया जाता है कि बोनी फिशेज कभी फ्रेश वाटर में थी और वहां से ये शिफ्ट हो गई मेरीन एनवायरनमेंट में, तो वो आदत से मजबूर थी, जो वहां जो उनकी अडेप्टेशन थी वही अडेप्टेशन यहाँ पर है। तो इसलिए बुक में लिखा गया मेंशन भी है कि दीज आर डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर। ये फ्रेश वाटर इंसेस्टर से मेरीन में आ गई, हालांकि यहाँ पे साल्ट ज़्यादा है, वहाँ पे साल्ट कम था, तो ये वही काम करेंगे जो वहाँ करती थी, क्या डाइल्यूट यूरिन जो है वो रिलीज करेंगी। ये पॉइंट समझ आ गया। दिस इज ऑल अबाउट द मेरीन एनवायरनमेंट। एक पॉइंट आपने सोचना है और मुझे बताना भी है, सोचिए बस। एज अ फाइनल, ऐसे एनवायरनमेंट में, मेरीन एनवायरनमेंट में एक्सक्रीशन की नेचर क्या होगी? यू कैन थिंक, ऐसे एनवायरनमेंट में जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम साल्ट एंड मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। वजह क्या है एनवायरनमेंट ऐसा, बाहर ज़्यादा साल्ट जाएगा इसलिए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होगा। आई होप बेटा आप लोगों ने ये बात समझ ली, ठीक है। अब यहाँ आइएगा जी। अच्छा, कोई बात याद आई, अपनी बुक में देखिएगा, बुक में ना डायग्राम के आगे लिखा हुआ है ड्रिंक सी वाटर, एक फिश के आगे लिखा हुआ है नॉट ड्रिंक। तो ये वाली जो है फ्रेश वाटर के आगे, मुंह के आगे जो माउथ बना है ना उसका, उसके क्रॉस लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है नॉट ड्रिंक। तो ये बात सही है। अब देखिएगा फ्रेश वाटर कैसा इन्वायरमेंट है जी। बेटा जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है दैट इज डाइल्यूट, लो सल्यूट। लेकिन उसको कंपेयर किया जाए ना अगर उन जानदार के साथ जो वहाँ रहते हैं, तो उन जानदार में हाइपरटोनिक है, बाहर हाइपो है। अब अंदर हाइपर है लेकिन है थोड़ा थोड़ा साल्ट है, बट बाहर की निस्बत ज़्यादा है। अब सोचिएगा अगर ये वाली ये जानदार बाहर से सलसल पानी पिएंगे तो अंदर तो थोड़ा साल्ट है, अगर पानी लेंगे तो बाहर तो डाइल्यूट है, अंदर पानी ज़्यादा आ जाएगा, बस्ट सेल हो सकती है, फ्लडिंग ऑफ सेल हो सकता है। तो इसलिए ऐसे जो एनिमल्स हैं वो वाटर इस तरीके से डायरेक्ट ड्रिंक नहीं करेंगे, अदरवाइज दे हैव डेंजर। अब ऐसे जो जानदार हैं स्पेशली अमीबा पेरिमीशियम और बाकी कुछ फिशेस हैं, वो क्या करती हैं, वो पैसिवली थ्रू गिल्स वाटर ले लेती हैं। और अगर आयंस लेने हैं, साल्ट कह लें आयंस कह लें, उसके लिए साल्ट, उसके लिए आयनोसाइड्स हैं, आयनोसाइड्स ये स्पेशल सेल्स होते हैं, उनके थ्रू सिर्फ साल्ट्स को लेते हैं ताकि पानी उनकी बॉडी में ना जाए। और जब पानी नीड होता है तो दे टेक पैसिवली वाटर। अब क्या होगा, अपनी जरूरत मुताबिक वो लेंगे। अब देखिए थोड़ा बहुत पानी तो ले रही हैं, अब अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उससे लेवल बढ़ेगा साल्ट का, तो वो साल्ट सक्रीट करेंगी। तो क्या क्या होगा, जब वो साल्ट सक्रीट करेंगी तो क्या होगा, मैक्सिमम वाटर एंड मिनिमम साल्ट। क्योंकि वो पानी ले भी रही हैं, डाइल्यूट एनवायरनमेंट में है, तो जाहिर है इसका रिजल्ट क्या हो गया, क्या होगा, फ्रेश वाटर की जो एनिमल्स हैं दे एक्सक्रीट मैक्सिमम वाटर एंड मिनिमम व्हाट लॉस ऑफ सॉल्ट्स। अच्छा, अब एक पॉइंट समझाऊंगा, मेरी बुक में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, दे एट द रिस्क ऑफ डेंजर, दे एट द रिस्क ऑफ फ्लडिंग
एंड लॉस ऑफ साल्ट्स। क्यों? अगर वो मुसलसल पानी, अगर लेट्स सपोज वो पानी चला जाता है तो साल्ट भी थोड़ा बहुत आएगा, उनको भी निकालना पड़ेगा, तो उनका जो थोड़ा बहुत साल्ट है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस खतरे से उसको ओवरकम करने के लिए ऐसे जो जानदार वो क्या करते हैं, शाबाश सोचिए इस पे, उन्हें अवॉइड करना पड़ता है डायरेक्ट वाटर लेने से। अच्छा, अब एक पॉइंट बताऊंगा, इसमें है इम्बोबरेमिशियम, उसमें है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और यू नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में सेल वो एक्स्ट्रा वाटर को निकालते रहते ताकि बैलेंस हो जाए बाहर के हिसाब से। ओके, आई होप आप ये बात सारी समझ गई हैं। अब एक रिजल्ट है कि हाउ दे कंपनसेट द लॉस ऑफ साल्ट, जो थोड़ा बहुत साल्ट लॉस करते हैं, और वाटर, तो उसका जवाब क्या है, दे प्रेफर साल्टी फूड, thus they can compensate their loss of स्पेशली salts। एग्जाम्पल बता दी। अब बेटा यहाँ आ जाइए, कैंगेरू रैट का लिखा हुआ है, ये असल में ना इसके साथ है, ठीक है, ये आपको बता दूं, ये इसके साथ है, फिर से कर दीजिएगा। ओके, अच्छा बेटा आप बताइएगा, यहाँ आ जाइए, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट क्यों होता है? जो है ना टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, वो मॉडरेट एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जहाँ मॉडरेट सप्लाई वाटर होती है। तो आप सोचिए ज़रा, जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होगा तो क्या अडाप्टेशन होगी एनिमल्स की? अब एक सोचने की बात है कि ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से किस कदर एडवांटेज होता है एनिमल्स को, वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में, ग्रेट वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं ड्यू टू ऑस्मो रेगुलेटरी। अगर ये ऐसा ना कर सकें, अपने को रेगुलेट ना कर सकें, तो फिर प्रॉब्लम्स होता है। ओके, बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं एनिमल के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। देखो बेटा बात समझिएगा। नाउ टेरेस्ट्रियल, जब टेरेस्ट्रियल बेटा बात करोगे तो यहाँ देखिएगा एक पॉइंट, ठीक है, उसमें आपने समझना है कि यहाँ पे वर्टिब्रेट्स में हम लेंगे, मैन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इन वर्टिब्रेट्स में बेटा हम बात कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा की। अब इस पे क्या ऐसी अडेप्टेशन है बेटा? जी बेटा, वर्टिब्रेट्स में बात करें तो मैन में देखो, हमारे स्किन में केराटिनाइज्ड स्किन होती है, मैंने मेंशन किया है, केराटिनाइज्ड केराटिनाइज्ड स्किन, ये डेड सेल होते हैं जो कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करते हैं, ये हमारी अडेप्टेशन है। देयरफॉर वी आर सक्सेसफुल ऑन दिस लैंड। जी बेटा, एक्सोस्केलेटन में आर्थ्रोपोडा आते हैं, उनकी स्किन देखिए तो मतलब जो एक्सोस्केलेटन है, स्किन तो नहीं कहना चाहिए, एक्सोस्केलेटन कहना चाहिए, वो बना था काइटिन से, वो भी क्या है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो आपने देखा इन एनिमल की डिफरेंट स्ट्रेटजीज है टू अडॉप्ट देमसेल्फ। ओके, अब एक और पॉइंट है, आपकी बुक में मेंशन है कि ये जो है ना एनिमल्स में, एक एनिमल है कैंगेरू रैट, इसके बारे में कहा जाता है कि ये डेजर्ट एनिमल एंड नेवर ड्रिंक वाटर। अरे सोचने की बात है कि जब वाटर लेगा तो वाटर कहाँ से लेगा ये? तो इसका आंसर ये है कि सच एनिमल्स प्रेफर moist food, moist seed, those seeds that rich in carbohydrates and lipids। जब वो खाते हैं ऐसे सीड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड, उनकी मेटाबॉलिज्म होती है, उससे बाय प्रोडक्ट वो वाटर बनते हैं, वो वाटर वो अपने केमिकल रिएक्शन में अपनी नीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा लास्ट का पॉइंट है एनहाइड्रोबायोसिस। जी बेटा, ये बहुत सिंपल सी टर्म है। एनहाइड्रोबायोसिस मीन द एबिलिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन, यानी वो जानदार जो डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, एनहाइड्रोबायोसिस। और ये जो एनहाइड्रोबायोसिस है बेटा, दिस इज एबिलिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एंड दिस एबिलिटी वेरीज फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी एंड फ्रॉम एज टू एज। जैसे बच्चों में, इंसान की बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो बच्चों में एबिलिटी और होती है डिहाइड्रेशन की, हमारे और होती है, जो बुढ़े होते हैं, बुढ़ापे में जो बड़ी एज के होते हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन की एबिलिटी फर्क होती है। Therefore, this ability mean to tolerate the dehydration, that is anhydrobasis, varies from person to person and even from species to species and from different perspective। Okay जी, चलिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक था, मैंने इस पे बात कर ली। अभी हम 10-1 मिनट बात करेंगे, ठीक है मजीद, हम बात करेंगे नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स भी एक्सक्रीशन की बात करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।
अच्छा बेटा, जब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन के हवाले से, सबसे पहले आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन बेटा पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स लिख लूँ फिर आपको सारा समझाता हूँ। फिर हम देखेंगे बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है प्लांट के अंदर, ठीक है। इसमें हम वाटर भी ले लेंगे, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेंगे, इसमें हम ऑक्सीजन ले लेंगे, इसके अलावा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स हैं, हैवी टॉक्सिक कंपाउंड्स क्या है या मटेरियल क्या है, ये है जी बेटा। पहले इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट इज एक्सक्रीशन, मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, ओके। स्पीशियम प्लांट का ये टॉपिक है, इस पे बात करेंगे। दैट्स कॉल्ड एक्सक्रीशन। बेटा प्लांट में डेफिनेटली एक्सक्रीशन होती है। एक वाटर भी एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है, CO2 भी और ऑक्सीजन भी, ठीक है। वाटर तो आपको पता ही है, ट्रांसपिरेशन जब होती है तो वो भी एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बाकी एक्सेस CO2 भी रिलीज होती है। ऑक्सीजन जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बेटा बनती है, ये भी इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही कंसीडर किया जाता है बेटा। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ हैवी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वो भी एज अ वेस्ट होते हैं। अब देखोगा खजा में, आटम में जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं, ऑरेंज और रेड। असल में क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल जो है वो उसकी डोमिनेंसी ख़त्म हो जाती है। उस वक्त उसमें टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, लाइक सल्फर कंपाउंड्स, ओके। उसकी वजह से वो ब्राउन रेड हो जाते हैं और वो क्लोरोफिल जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और बेटा यही वजह है कि जो दरख्त हैं, ट्रीज हैं, वो अपने लीव्स गिरा देते हैं। फॉलिंग ऑफ या शेडिंग ऑफ लीव का फिनोमेना जो है नेचुरल है। एक्चुअली वो तब पत्ते गिरते हैं कि दे आर लोडेड विद द हैवी टॉक्सिक मटेरियल, दैट इज द रीजन, ओके। अब बेटा ये पॉइंट भी हो गया। अब एक और पॉइंट है, एक वर्ड है दैट इज एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर ये एक वर्ड है, इसको आपने समझना है। इसके बाद एक वर्ड है ई बोनी, ई बोनी, ठीक है। ये मैं आपको इनकी डेफिनेशन थ्रू वॉइस मैसेज भेज दूंगा, लिखे भेज दूंगा, ठीक है। वैसे मैं सारा समझा देता हूँ जी बेटा। देखिएगा व्हाट इज एक्सक्रीटोफोर। असल में जो एक्सक्रीटोफोर है, दिस इज रिलेटेड टू लीव्स। वही अभी जो बात की मैंने, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लीव्स व्हेन द लीव्स फॉल ऑफ, जब पत्ते गिरते हैं, व्हाई दे फॉल, दे लोडेड विद heavy toxic material, and such leaves are considered excretophore. And also this is the ability to shed leaves is called excretophore. अब आ जाएगा बेटा इबोनी, ठीक है। ये देखिएगा मैं एक स्टेम बना रहा हूँ और ये देखो, ये वुड में आपको रिंग होती है, एनुअल रिंग, ग्रोथ रिंग्स। फर्स्ट किया बेटा यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ ब्लैक से एक पार्ट बन जाता है। अब इबोनी क्या है बेटा, जो वर्ड इबोनी वैसे तो एक मैगजीन का नाम भी है, इंडियन एक मैगजीन उसका नाम है। और वैसे इबोनी जो है ये बेटा जो है ना ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ की जो वुड है वो ब्लैक वुड, उससे लिया गया है, ब्लैक वुड से। अब मैं बेटा बोलूँगा, 2 दफ़ा बोल दूंगा, आप नोट कर लेना है, ओके। फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। इबोनी क्या है? इबोनी इज अ कंडीशन दैट टेक्स प्लेस इन द वेरी सेंटर ऑफ द ट्रंक which produces a black wood because of accumulation of toxic material. असल में ये भी समटाइम देखते हो, अक्सर वो जो काम करते हैं, रंधावर मारते हैं, उसको जो मिस्त्री होते हैं दरवाजे लगाते हैं, उनकी देखो होगा अक्सर लकड़ी के अंदर एक नाट सी आ जाती है, ब्लैक से पोर्शन एकदम से वो निकल जाता है, तो वो इस किस्म का भी टॉक्सिक मटीरियल समटाइम आ जाता है, ठीक है। इसको मैं रिपीट करता हूँ। इबोनी is a condition takes place in the old xylem। हाँ ये पॉइंट भी ऐड कर दो, ठीक है। इबोनी is a condition that produces in the old xylem in the very center of the trunk, okay, which produces black wood because of accumulation of toxic material, okay बेटा। ये भी हो गया, इबोनी के बारे में समझा दिया। अब बेटा कुछ पॉइंट्स और समझा दूं।
नोट कीजिएगा बेटा। कुछ जो प्लांट्स हैं वो दूसरे प्लांट से compete करते हैं, वो अपनी रूट्स में कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो असल में केमिकल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो रूट्स में उसको एक्सक्रीट करते हैं, और वो जिस साइल में फैलता है, जो साइल में प्लांट्स होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, प्लांट्स को बेनिफिट होगा, उनको उस केमिकल का उन पे असर नहीं होगा, बट जो बाकी स्पीशीज है ना कम्पिटिटर्स, वो ख़त्म हो जाएंगी। एक तो ये पॉइंट हुआ। फिर आप देखोगे बेटा बहुत से प्लांट्स गम रेजन निकालते हैं, सिक्रीशन निकालते हैं, मिल्की सैप, ये सब क्या है, इसको वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर भी हम इसको ले सकते हैं। आई होप बेटा ये प्लांट का पोर्शन भी आपने समझ लिया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ईजी ये टर्म्स हैं, और ये सारा आपको समझा दिया। और जरूर बेटा आप रेगुलर जो कॉलेज का है ना यूट्यूब चैनल, लिंक आपको भेजा हुआ है सारा, आप जरूर बेटा टाइम निकाल के जो टाइम है उसको देखें, वहाँ से फिर आपको मैं वो क्योंकि मुझे पता है बुक्स भी आपके पास अभी नहीं होंगी किसी के पास, तो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में जो भी बुक्स से पेजेस वो भी आपको साथ साथ भेज रहा हूँ, फिर वॉइस मैसेज भी, ठीक है। तो बेटा बस मेहनत करें, ओके। गॉड ब्लेस यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, ओके। और रेगुलर काम करते रहिए, शाबाश, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।